दादाजी उठकर चिराग के पास आते हैं और कहते हैं, अब तुम भी यहाँ से जा रहे हो। एक तो वह बंदिश यहाँ से चला गया और पता नहीं कब वापस आएगा, अब तुम भी जा रहे हो। तभी चिराग दादाजी की तरफ देखकर कहता है, दादाजी मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर किसी ने हमारे काम को रोक दिया है, तो हम में से किसी एक का जाना ज़रूरी है। कि बंदिश किसी ज़रूरी काम से दिल्ली गया, इसलिए वह वहाँ नहीं जा सकता है, इसलिए उसने मुझे जाने के लिए कहा है। आप परेशान मत होइए, मैं जल्दी से अपना काम करके वापस आ जाऊंगा। तभी राजन भी उसके पास आकर कहता है, अगर तुम्हें जरा सी भी गड़बड़ दिखाई दे और अगर तुम्हें लगे कि तुम हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यह सुनकर चिराग हाँ करता है और उन्हें जाने के लिए कहता है। उन्हें कहता है कि अगर मैं अभी नहीं गया तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। यह सुनकर दक्ष कहता है, चलिए मैं आपको छोड़ आता हूँ। तभी चिराग उसे मना कर देता है और उसे कहता है, नहीं तुम रहने दो, रवि मुझे छोड़ देगा। यह सुनकर दक्ष कहता है, आप रवि को साथ लेकर नहीं जा रहे? तो चिराग दक्ष की तरफ देखकर कहता है, नहीं मैं रवि को साथ लेकर नहीं जा रहा। अगर मैं रवि को साथ लेकर गया तो यहाँ पर कौन संभालेगा। मैं अपने साथ कपिल को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। राजन और दक्ष थोड़े रिलैक्स होते हैं और कहते हैं, ठीक है तुम कपिल को अपने साथ ले जाओ और हर पल उसे अपने साथ रखना। इतनी देर में उन्हें कपिल भी अंदर आता दिखाई देता है। दक्ष कपिल की तरफ देखकर कहता है, एक मिनट के लिए भी चिराग को अकेला मत छोड़ना और अपने साथ अपने खास से बॉडीगार्ड को लेकर जाना, जिन पर तुम्हें भरोसा है। यह सुनकर कपिल कहता है, सर मैंने पहले ही इंतजाम कर दिया है, अपने खास आदमियों को मैंने पहले ही भेज दिया है। हमारे जाने से पहले ही वह वहाँ हर एक जगह पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। यह सुनकर दक्ष कहता है, क्या बात है, तुम तो बिना कहे ही सब संभाल लेते हो। सुनकर कपिल कहता है, सर बंदिश सर ने खुद हमें ट्रेनिंग दी है, तो हमें अच्छी तरह से पता है कि हमें किसी भी जगह जाने से पहले वहाँ की सिचुएशन के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। अगर हमें सब कुछ पहले से ही पता होगा तो हम सब कुछ संभाल पाएंगे। यह सुनकर दादाजी कहते हैं, चलो ठीक है अब ज़्यादा देर मत करो, नहीं तो तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। यह सुनकर चिराग अपना बैग कपिल की तरफ बढ़ाता है और काव्या के पास जाकर उसके सर पर हाथ फेर कर कहता है, अपना ख्याल रखना और उस छोटी बच्ची का भी ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आकर उसके साथ खेलूंगा। यह कहने के बाद चिराग जल्दी से वहां से निकल जाता है और अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। कपिल भी उसके साथ गाड़ी में बैठ जाता है। तभी रवि जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और गाड़ी को लेकर वहां से निकल जाता है। उनके जाने के बाद दक्ष दादाजी को उनके कमरे में आराम करने के लिए भेज देते हैं। इधर काव्या भी अपने कमरे में जाती है तो राजन भी उसके पीछे जाता है और काव्या की तरफ देखकर कहता है, काव्या अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। काव्या राजन की तरफ देखती है और उससे कहती है, मैं अब ठीक हूँ। तभी राजन आगे जाकर उस बच्ची को अपनी गोद में लेता है और उसे प्यार से खिलाने लगता है। काव्या को यह देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। फिर वह राजन की तरफ देखकर कहती है, आपको लगता है बंदिश भाई कभी भी मेरी बच्ची को अपनाएंगे। यह सुनकर राजन थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। फिर काव्या की तरफ देखकर कहता है, काव्या वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। तुम अच्छी तरह से जानती हो बंदिश उस इंसान से कितनी नफरत करता है कि वह उसको अपने आसपास भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तुम मानो या ना मानो, ये बच्ची कहीं ना कहीं उस इंसान की याद जरूर दिलाएगी। लेकिन फिर भी बंदिश ने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। वह जानता है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है और ना ही इस बच्ची की कोई गलती है। लेकिन उसे थोड़ा वक्त दो, वह तुम्हारी बच्ची को भी इतना ही प्यार देगा जितना प्यार वो तुमसे करता है। सुनकर काव्या की आंखों में पानी आ जाता है और वह राजन की तरफ देखकर कहती है, लेकिन इस समय मेरी भी तो कोई गलती नहीं है। उस इंसान ने हम सबकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। पिछले 2 साल से हम लोगों ने ढंग से सांस भी नहीं ली है। हम एक दूसरे से अपने दिल की बात कहने से भी डरने लगे हैं। जिस परिवार में हम हंसी खुशी के साथ रहते थे, हम अपने मन की बात खुलकर कहते थे, आज उस घर में मातम सा छाया हुआ है। कोई भी अपने मन की किसी से कह नहीं पा रहा है। क्या ये कभी भी ठीक हो पाएगा? आपको क्या लगता है कभी पहले जैसा हो पाएगा हमारे घर में? मम्मी पापा का प्यार, हमारा हंसता खेलता परिवार, उस एक इंसान ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। ये सुनकर राजन धीरे धीरे काव्या के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। यह एहसास होते ही काव्या रोने लगती है और टाइटली राजन को पकड़ लेती है, क्योंकि उसे भी किसी के सहारे की जरूरत थी। इसलिए वह भी अब टूटकर राजन की बाहों में बिखर जाती है और जोर से
और रोने लगती है। राजन उसे संभालता है, धीरे धीरे उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगता है, जिससे काव्या थोड़ी शांत हो जाए। लेकिन काव्या शांत नहीं हो पा रही थी। इधर दक्ष भी दादाजी को रूम में छोड़कर काव्या के रूम की तरफ आता है, लेकिन दरवाजे पर ही रुक जाता है और उन दोनों की बातें सुनने लगता है। उसे भी आज काव्या का दर्द महसूस होता है कि काव्या कितने दुख में है, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि काव्या किसी के साथ अपना दर्द बांट रही है। यह देखते हुए दक्ष की भी आंखों में पानी आ जाता है, लेकिन वह वहीं खड़ा रहता है। वह अंदर नहीं जाना चाहता था। काव्या आज अपने अंदर का सारा दर्द बाहर अच्छी तरह से निकाल रही थी। जानता था काव्या अपना सारा दर्द राजन के सामने ही बाहर निकालेगी, क्योंकि वह दो लोगों के ही ज्यादा करीब थी, एक राजन और दूसरा बंदिश। इस वक्त बंदिश यहाँ नहीं था, इसलिए चाहता था कि काव्या अपना दर्द राजन को बता सके। वैसे तो राजन बंदिश का दोस्त था, लेकिन वह काव्या और दक्ष का भी बहुत अच्छा दोस्त था, जिसके सामने वह अपनी सब बातें भी खुलकर रख पाता था। और बंदिश ये भी जानता था कि राजन काव्या को पसंद करता है, लेकिन ये बात उसने कभी भी काव्या के सामने नहीं कह पाया कि राजन बंदिश से डरता था, कहीं बंदिश को बुरा ना लग जाए। लेकिन अब सिचुएशन इतनी चेंज हो गई थी कि राजन चाह कर भी काव्या को अपने मन की बात नहीं बता पाता। लेकिन दक्ष अच्छी तरह से जानता था कि राजन अभी भी काव्या से प्यार करता है, इसलिए वह उसे नॉर्मल कर सकता है। इसलिए वह वहां से चला जाता है। वह चाहता था कि आज वह दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताएं और अपने मन की बात कहें। इधर काव्या का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, लेकिन वह अब तक चुप नहीं होती है। अब धीरे धीरे वह सिसकने लगती है, तो राजन काव्या को अपने सामने बैठाकर उसके आंसू पोंछता है और उसे कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए दोबारा कभी भी अपने आप को इन सब का जिम्मेदार मत मानना, और तुम पहले की तरह ही हमारी काव्या हो और उसी तरह तुम्हें रहना होगा। तुम एक बात अच्छी तरह से जान लो, जब तुम खुद नॉर्मल हो जाओगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ऐसे ही रोती रही, अपने आप को दोष देती रही, तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। अच्छी तरह जानती हो तुम्हें मम्मी पापा को संभालना है। अभी तक माँ को होश एक बार भी नहीं आया। माँ को होश आ गया तो माँ अपने आप सब कुछ संभाल लेंगी, फिर किसी को ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। एक बार माँ को होश आ गया तो बंदिश भी थोड़ा शांत हो जाएगा। तुम जानती हो माँ से कितना प्यार करता है, लेकिन जब तक माँ को होश नहीं आएगा बंदिश को कोई भी संभाल नहीं पाएगा। इसलिए तुम अपने आप को संभालो और इसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपना सब दुख दर्द मेरे साथ बांट सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वह प्यार से काव्या के दोनों गालों पर अपने हाथ रखता है और उसके माथे पर चूम लेता है, जिससे काव्या को प्यार का एहसास होता है और वह भी राजन के गले लग जाती है। राजन को देखकर रुंधे गले से कहती है, उसने मुझे बहुत तकलीफ दी। यह सुनते ही राजन काव्या के मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है, आज नहीं, इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। यह सुनकर काव्या हाँ में सिर हिला देती है और राजन के गले लग जाती है। राजन थोड़ी देर तक काव्या के साथ बैठकर उससे बातें करता है। इतनी देर में बच्ची उठ जाती है। तभी काव्या उसे अपनी गोद में उठा लेती है और उसे हिलाने लगती है, लेकिन वो चुप नहीं होती। ये देखकर राजन काव्या से कहता है, तुम इसे फीड करवाओ, मैं तब तक बाहर चला जाता हूँ। यह सुनकर काव्या हाँ कर देती है और वह अपनी बच्ची को लेकर बेड पर बैठ जाती है। राजन थोड़ी देर तक उन दोनों को देखता है और फिर वह रूम से बाहर चला जाता है। बाहर जाते समय वह अपने मन में, अब मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊंगा, जिससे तुम भी मना नहीं कर पाओगी, और ना बच्ची बिना बाप के पलेगी। उस इंसान की किए की सजा तुम और तुम्हारी बच्ची बिल्कुल भी नहीं सहोगे। ये मेरा तुमसे वादा है। कहने के बाद राजन अपने रूम की तरफ जाता है तो उसे सीढ़ियों पर ही दक्ष दिखाई देता है। दक्ष को देखकर वहीं रुक जाता है और दक्ष के पास जाकर कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों हो? जाकर सो जाओ, काफी रात हो गई है। यह सुनकर दक्ष कहता है, मुझे आपसे बात करनी थी, इसलिए मैं इंतजार कर रहा था, और वैसे भी मैं अभी मम्मी पापा को देख कर आया हूँ। वह दोनों भी अभी सोए हैं। मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लेता हूँ। राजन कहता है, हाँ चलो टेरिस पर चलकर बात करेंगे। यह सुनकर दक्ष भी हाँ करता है और दोनों टेरिस पर चले जाते हैं। और वहां पर एक कोने में उनका बार काउंटर था। उस पर जाकर दोनों एक बियर की बोतल खोलते हैं और दोनों अपने गिलास में बियर डालकर बैठ जाते हैं। तभी राजन दक्ष की तरफ देखकर कहता है, बोलो तुम्हें क्या बात करनी है? ये सुनकर दक्ष कहता है, राजन भाई मैं जानता हूँ आप काव्या को पसंद करते हैं और पहले से ही करते हो, लेकिन आपने कभी भी यह बात
काव्या को नहीं बताई। मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहता हूँ कि अब आपके मन में काव्या के लिए क्या है। यह सुनकर राजन थोड़ी देर तक दक्ष की तरफ देखता है और फिर अपनी नजर नीची करके कहता है, मैं पहले भी काव्या को पसंद करता था और आज भी उसे ही करता हूँ। उसके साथ जो हुआ उसमें काव्या की कोई गलती नहीं है और इन सबसे मेरे प्यार में भी कोई कमी नहीं आई है। मैं जानता हूँ अब सिचुएशन अलग हो गई है। अगर मैंने अब काव्या को अपने दिल की बात बताई तो कहीं उसे यह ना लगे कि मैं उसके ऊपर दया दिखा रहा हूँ और मैं मेरे प्यार को ना समझे। मैं बस यही सोच रहा हूँ, इसलिए मैं अभी ज्यादा करीब नहीं जाना चाहता। यह सुनकर दक्ष कहता है, लेकिन भाई एक दिन तो आपको काव्या को यह सब बताना ही होगा। मैं नहीं चाहता दोबारा से आप दोनों के बीच में कोई आ जाए, इसलिए मैं बस आपको यही कहना चाहता हूँ, आप अब ज्यादा वक्त मत लीजिए और काव्या को अपने दिल की बात बता दीजिए। आप जानते हैं अगर आपने पहले काव्या को अपने दिल की बात बता दी होती तो शायद उस दिन काव्या यहाँ नहीं होती और आपके साथ होती, तो वो बच जाती। ये सुनकर राजन कहता है, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो और मैं इस बात पर अब गौर करूंगा। मैं जल्दी से काव्या को अपने दिल की बात बताऊंगा। मैं नहीं चाहता उस इंसान के किए की सजा काव्या और वो बच्ची सहे। इसमें उस बच्ची की भी कोई गलती नहीं है। मैं उस बच्ची को भी अपना लूंगा। यह सुनकर दक्ष के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह कहता है, मैं बस आपको यही समझाना चाहता था कि वक्त रहते ही अपने दिल की बातें बता देनी चाहिए, नहीं तो कहीं बहुत देर ना हो जाए। यह सुनकर राजन कहता है, हाँ समझ गया, चल अब सोते हैं। हम सबसे छोटा है लेकिन बातें तो बड़ी बड़ी करने लगा है। चक्कर क्या है? कहीं तू भी तो किसी को पसंद नहीं करता? अगर किसी को पसंद करता है तो बता दे, मैं अभी दादाजी से बात कर लूंगा। सुनकर दक्ष कहता है, भाई मैं किसी को पसंद करूंगा उस दिन मैं खुद दादाजी को जाकर बता दूंगा। आप लोगों की तरह बैठकर सही वक्त का इंतजार नहीं करूंगा। लेकिन अभी तक मेरी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की नहीं आई जिस पर दक्ष का दिल आया हो। वैसे भी अभी तक तो भाई को भी उसकी ड्रीम गर्ल नहीं मिली। भाई को उनकी ड्रीम गर्ल मिलने दीजिए और हम सब अपनी भाभी को देखें, उसके बाद ही मैं अपने लिए लड़की पसंद करूंगा। यह सुनकर राजन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो कहता है, तुम्हें लगता है कि बंदिश उस पेंटिंग वाली लड़की को पसंद करता है या वजह कुछ और है उस लड़की को ढूंढने की? और शायद तुम ये भूल गए हो कि बंदिश को लड़कियों से एलर्जी है, वह लड़कियों के करीब नहीं जा सकता। यह सुनकर दक्ष कहता है, भाई मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। जिस इंसान को लड़कियों से एलर्जी है वे एक लड़की को ढूंढने के लिए पूरी दुनिया में अफरा तफरी मचाए फिर रहे हैं। जाकर भी पता नहीं उन्हें वह लड़की मिली है या नहीं। शेर खान ने भी कुछ नहीं बताया। यह सुनकर राजन कहता है, चल अभी बहुत रात हो गई है, सुबह शेर खान के पास फोन करके उससे पूछेंगे वहां जाकर उन्हें कुछ मिला या नहीं। हमें हमारे सवालों के जवाब शेर खान ही दे सकता है। तुम अच्छी तरह से जानते हो अगर हमने बंदे से कुछ पूछने की कोशिश की तो वह हमें कुछ नहीं बताएगा। इसलिए अभी चलो चलते हैं और सो जाते हैं। शेर खान से बात करेंगे और वैसे भी कल मम्मी पापा की भी रिपोर्ट आने वाली है, उसके बाद हमें पता चल जाएगा तबीयत कैसी है, कब ठीक होंगे तो बंदिश के पास चले जाना। यह सुनकर दक्ष हाँ करता है और वह दोनों उठकर वहां से अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। दिल्ली में आर्यस मैंसन में सब रात के डिनर के लिए नीचे लिविंग रूम में डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हो जाते हैं। जब एक मेड आकर वहां पर खाना लगा देती है तभी उन्हें बाहर किसी की आवाज आती है जो कह रहा था, दादाजी हमारे आने तक तो वेट कर लेते, आपने तो पहले ही डिनर लगवा दिया। इस आवाज को सुनते ही सब पीछे मुड़कर देखते हैं। वहां पर करण उसके चाचा चाची खड़े हुए थे। करण को देखते ही ज्योति और महक भागकर उनके गले लग जाती हैं। महक करण से कहती है, भाई मैंने आपको बहुत मिस किया। फिर ज्योति भी कहती है, नहीं मैंने आपको ज़्यादा मिस किया। यह सुनकर करण कहता है, ठीक है लेकिन मैंने तुम दोनों में से किसी को मिस नहीं किया, मैंने तो अमन को मिस किया। यह सुनकर महक और ज्योति करण को मारने लगती हैं। यह देखकर करण अमन से कहता है, दूर खड़ा रहेगा या इन बिल्लियों से मुझे बचाएगा। यह सुनकर अमन कहता है, तूने इन बिल्लियों को पंजा मारने पर मजबूर किया है तो अब मैं तुम सबके बीच में नहीं पड़ूंगा। तभी करण अपने कान पकड़कर कहता है, अच्छा ठीक है बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं भी तुम दोनों को बहुत मिस किया। उन तीनों को ऐसे लड़ते झगड़ते देखकर पूरा परिवार वहां खड़ा होकर हंस रहा था। तभी दादी जी कहती हैं, रे बस भी करो, वह अभी बाहर से थक कर आया है, उसे थोड़ा आराम तो करने दो। तुम दोनों तो आते उसके गले पड़ गई, पहले उसको फ्रेश होने दो। यह सुनकर महक और ज्योति पीछे हट जाती हैं। तभी करण आगे जाकर दादा और दादी जी के पैर छूता है, फिर अपने पापा के पैर छूता है और अमन को गले लगाता है।
तभी वह डाइनिंग टेबल पर खाना देखता है तो खाने को देखते ही कहता है, इतना टेस्टी खाना, मुझे तो बहुत भूख लगी है, पहले मैं खाना खा लेता हूँ। उसकी बात सुनकर उसकी माँ उसके पास आकर कहती है, पहले जाकर फ्रेश होकर आओ, फिर डिनर करना, जब तक हम तुम्हारा वेट करते हैं। तो यह सुनकर वह जल्दी से भाग जाता है। तभी उसकी चाची आगे आती हैं और अपने माँ पापा के पैर छूती हैं और सबसे मिलती हैं। महक उनके भी गले लगती है और कहती है, मैंने आप दोनों को भी बहुत मिस किया। यह सुनकर ज्योति भी भाग कर आती है और कहती है, मम्मी पापा, मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया। अब जल्दी से जाइए, जल्दी फ्रेश हो लीजिए, हम लोगों को बहुत भूख लगी है। यह सुनकर उसके चाचा चाची भी अपने रूम में चले जाते हैं। बाकी सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर उन सबका इंतजार करने लगते हैं। तभी थोड़ी देर में करण भागते हुए आता है और अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। करण को ऐसे जल्दी में आता हुआ देखकर अमन कहता है, तो फ्रेश होकर आया है या सिर्फ हाथ धोकर कपड़े चेंज करके भाग आया? यह सुनकर करण कहता है, यार तू अच्छी तरह जानता है, खाने को देखने के बाद मैं रह नहीं सकता, इसलिए मैं बस जल्दी से सावर लेकर आ गया। और यकीन नहीं होता तो देखो मेरे बाल भी। यह सुनकर रमन कहता है, कहीं बाल बाल तो नहीं धोकर आ गया? उन दोनों को ऐसे बच्चों की तरह बात करते हुए देखकर दादा दादी जी कहते हैं, दोनों को देखकर कौन कहेगा कि तुम लोग बड़ा बिजनेस संभालते हो, यहाँ बच्चों की तरह लड़ रहे हो। दादा दादी जी की बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं। इतनी देर में उन्हें चाचा चाची जी भी नीचे आते हुए दिखाई देते हैं। उन सबको देखते हुए ज्योति कहती है, सब आ गए, हमें जल्दी से खाना दीजिए, बहुत भूख लगी है। यह सुनकर महक की माँ कहती हैं, चलो मैं तुम सबको खाना सर्व कर देती हूँ। कविता जी को थोड़ा बुखार है, इसलिए वह खाना डाइनिंग टेबल पर लाकर चली गई हैं। सुनकर दादी जी कहती हैं, नहीं बहू, तुम भी बैठो और जिसको जो खाना है वह अपने आप सर्व करेंगी। और खाना लगा है, वैसे भी कहीं दूर से लेकर नहीं आना है खाना। यह सुनकर सब दादी जी की बात से सहमत हो जाते हैं और अपना डिनर अपनी प्लेटों में लगाते हैं। सब डिनर करने के बाद लिविंग रूम में बैठ जाते हैं। तभी चाचा जी महक की तरफ देखकर कहते हैं, महक बेटा, बहुत टाइम हो गया है, मैंने तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी मेरे लिए बना दो। ये सुनकर करण कहता है, मेरे लिए भी। तभी महक खड़ी होकर कहती है, मैं सबके लिए लेकर आती हूँ, आप सब लोग बैठकर बातें कीजिए, मैं अभी आई। तभी महक की माँ खड़ी होकर कहती है, महक बेटा चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो महक कहती है, नहीं माँ, बैठो और चाची से बातें कीजिए, मैं अभी सबके लिए काफ़ी बना कर लाती हूँ। तो ज्योति खड़ी होकर कहती है, चलिए दी, मैं आपके साथ चलती हूँ। तो वह दोनों जल्दी से किचन में जाती हैं और सबके लिए कॉफ़ी बनाकर ले आती हैं। थोड़ी देर सब लिविंग रूम में बैठकर बातें करते हैं और अपनी कॉफ़ी फिनिश करते हैं। कॉफ़ी पीने के बाद अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था और चाचा चाची और करण तो वैसे भी थके हुए थे, इसलिए वे जल्दी अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। उनके जाते ही बाकी सब उठकर अपने रूम में चले जाते हैं। इधर महक भी अपने रूम में आकर फ्रेश होती है और कपड़े चेंज कर बाहर बालकनी में आकर अपने झूले पर बैठ जाती है और सामने वाले घर की तरफ देखती रहती है। उस घर को देखते हुए महक की आंखों में पानी आ जाता है और वह अपने मन में कहती है, आलोक, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपके सिवा मेरा इतना अच्छा दोस्त नहीं है। मैं आपके साथ अपने दिल की हर बात शेयर करती थी, और जब से आप गए हैं मैं किसी से भी अपने दिल की बात नहीं कर पाती। प्लीज़ आप जहाँ भी हैं आप वापस आ जाइए, मुझे आपकी बहुत याद आती है। जब से आप गए हैं तब से तो दादा दादी जी भी यहाँ नहीं आते। फिर वह अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। फ्लैशबैक। मैग ने 12th पास की थी और वह बहुत खुश थी। कॉलेज में टॉप किया था तो वह भागते हुए अपने घर आती है, लेकिन घर जाने से पहले ही वह सामने वाले घर में जाती है और दादा दादी जी से बात करके आती है। दादी जी, कहाँ है आलोक? ये सुनकर दादाजी कहते हैं, बेटा आलोक अभी अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आया है और अपने रूम में आराम करने के लिए गया है। यह सुनकर मैं कहती है, ठीक है, मैं आलोक के पास जाती हूँ, उसे एक अच्छी न्यूज़ सुनानी है। यह सुनकर दादी जी कहती हैं, अरे हमें भी सुना दो। तो महक कहती है, नहीं दादी जी, मुझे पहले आलोक को सुनानी है, उसके बाद मैं आप लोगों को भी खुशखबरी दूंगी। ये कहते हुए महक सीधा अंदर की तरफ जाती है। ऊपर वाले कमरे में जाकर सीधा दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। जब वह अंदर जाकर देखती है तो आलोक बाथरूम में बाहर आकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हुआ था और उसने सिर्फ एक टॉवल लपेटा हुआ था और उसकी पूरी बॉडी पर पानी की बूंदें चमक रही थीं। एक पल को तो महक भी आलोक को देखती ही रह जाती है,
क्योंकि वह इतना हैंडसम लग रहा था। उस पर वह पानी की बूंदें तो ऐसे चमक रही थी कि महक अभी उनको जाकर अपने हाथों में पकड़ ले। सोचते हुए महक का गला सूखने लगा और वह वहीं बुत बनकर खड़ी हो जाती है। उसे यह भी याद नहीं रहता कि यहाँ पर वह क्यों आई थी। तभी आलोक को एहसास होता है कि उसके कमरे में कोई है। जो वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे महक खड़ी हुई दिखाई देती है। महक को देखकर आलोक एकदम से अपने आप को देखता है और महक की तरफ देखकर कहता है, महक, तुम कब बड़ी होगी? तुमसे कितनी बार कहा है, जब तुम मेरे रूम में आओ तो दरवाजा नॉक करके आया करो। तुम ऐसे ही सीधा चली आती हो। यह सुनकर महक भी अपने सेंस में वापस आती है और फिर आलोक की तरफ देखकर कहती है, मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हारे कमरे में बिना नॉक किए आऊंगी। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। तुम भी तो बाथरूम से अपने कपड़े पहनकर आ सकते हो। नहीं, तुम तो ऐसे ही पूरे घर में ये तौलिया लपेट कर घूमते रहते हो। यह सुनकर आलोक को गुस्सा आता है और वह महक की तरफ देखकर कहता है, तुम ना बदतमीज हो गई हो। मुझे तुम्हारी शिकायत दादा दादी जी से करनी पड़ेगी। यह सुनकर महक कहती है, हाँ तो कर देना, मैं कौन तुमसे डरती हूँ। तभी महक की तरफ देखकर आलोक कहता है, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। और वह सीधा बाथरूम में चला जाता है और थोड़ी देर बाद वह एक लोअर टी शर्ट पहनकर बाहर आता है। और जब आलोक बाहर आता है तो देखता है कि महक एक आराम से उसके बेड पर बैठी हुई है और उसका इंतजार कर रही है। यह देखकर आलोक कहता है, तुम बाहर जाकर नहीं मेरा इंतजार कर सकती? यह सुनकर महक कहती है, नहीं, मैं तुम्हारा बाहर क्यों इंतजार करूं? मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगी। और मैं तुम्हें इतनी अच्छी गुड न्यूज़ सुनाने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन तुम तो जब से मुझे ही डांटे जा रहे हो। यह नहीं कि एक बार मेरी बात तो सुन लो। यह सुनकर आलोक कहता है, अच्छा बाबा बोलो, कौन सी गुड न्यूज़ मुझे सुनाने आई थी? यह सुनकर दोबारा से उछलती है और आलोक के गले लग जाती है। यह देखकर आलोक थोड़ा सरप्राइज होता है, लेकिन फिर वह भी महक को टाइट पकड़ लेता है। फिर महक से पूछता है, अच्छा अब ये तो बताओ, तुम यहाँ क्यों आई थी? यह सुनकर महक कहती है, मेरा रिजल्ट आ गया है और मैं पूरे कॉलेज में टॉप किया है। यह सुनकर आलोक भी खुश होता है और उसके माथे को चूम लेता है और कहता है, मुझे पता था कि तुम पूरे कॉलेज में टॉप करोगी और यही सच हुआ। फिर वह महक की तरफ देखकर कहता है, अच्छा तुमने दादाजी दादी जी को ये सब सुनाया? महक कहती है, नहीं, मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आई हूँ। आलोक अपने माथे पर हाथ रखता है और कहता है, ये लड़की कभी बड़ी नहीं होगी। तभी वह महक की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम अब तक अपने घर नहीं गई? तो ये सुनकर महक अपने गर्दन हिलाती है और कहती है, नहीं, मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हें ये गुड न्यूज़ सुनाना चाहती थी, इसलिए मैं बाहर आई। जब दादा दादी जी ने मुझसे पूछा कि क्या गुड न्यूज़ है, तो मैंने कहा पहले मैं तुम्हें बताऊंगी, बाद में उनको। तो इसलिए मैं सीधा तुम्हारे कमरे में आ गई। यह सुनकर आलोक कहता है, बुद्धू लड़की, चलो मेरे साथ। और वह उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर आता है और अपने दादा दादी जी के पास आकर कहता है, इस बुद्धू का मुंह मीठा करवाओ। दादी, ये पूरे कॉलेज में टॉप किया है इसने। तभी दादी जी बोलती हैं, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है और इसलिए तुमने ये हमें न्यूज़ नहीं सुनाई और तुम सीधा आलू के पास चली गई। यह सुनकर महक कहती है, और क्या दादी जी, मैंने पहले कहा था, जब भी मेरे पास कोई भी न्यूज़ होगी मैं सबसे पहले आलोक को ही सुनाऊंगी। यह सुनकर दादाजी कहते हैं, अच्छा बेटा, तुमने क्या सोचा है, अब तुम क्या करोगी? तो महक कहती है, अरे दादाजी, यह फैसला तो पहले ही दादाजी और इस आलोक ने मेरे लिए सोच के रखा है। ये लोग मुझे बताएंगे। यह सुनकर दादाजी और दादी जी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आलोक महक की तरफ देखकर कहता है, अच्छा तुम अपने घर जाओ और सबको गुड न्यूज़ दो, नहीं तो सब कहेंगे तुम रिजल्ट लेने गई थी और अभी तक वापस नहीं आई, कहाँ चली गई? तो महक कहती है, उन्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं सीधा तुम्हारे पास ही आऊंगी, इसलिए मुझे इस बात की टेंशन नहीं है। तभी दादी जी कहती हैं, बेटा तुमने आलोक को ये गुड न्यूज़ सुना दी, तो अब अपने घर जाकर भी सबको ये खुशखबरी सुनाओ। यह सुनकर मैं खुश होती है और आलोक का हाथ पकड़कर कहती है, चलो मेरे साथ। यह सुनकर आलोक कहता है, मैं कहाँ? तो मैं कहती है, मेरे साथ सबको ये खुशखबरी सुनाने के लिए मेरे साथ चल रहे हो और मैं कोई भी बहाना नहीं सुनूंगी। यह कहने के बाद मैं आलोक की पीठ पर चढ़ जाती है और उसे आगे चलने को कहती है। यह देखकर आलोक उसके गाल खींचता है और कहता है, यार मैग, तुम कभी बड़ी क्यों नहीं होती? हमेशा बच्चों वाली हरकतें करती रहती हो। सुनकर मैग भी आलोक के गाल खींचती है और पीछे से ही उसके गाल पर किस कर लेती है। महक के किस करते ही आलोक वहीं खड़ा हो जाता है और महक को डांटता है,
कि पागल लड़की क्या कर रही है, कोई हमें ऐसे देखेगा तो सोचेगा कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। यह सुनकर महक कहती है, तो सोचने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर आलोक कहता है कि इससे तुम्हारी कभी भी शादी नहीं होगी। लड़की यह सुनकर महक कहती है, कोई बात नहीं, अगर कोई मुझसे शादी नहीं करेगा तो तुम कर लेना। यह सुनकर आलोक का दिल जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि सच्चाई तो यही थी कि आलोक महक से प्यार करता था। लेकिन अभी महक छोटी थी, इसलिए उसने कभी भी महक से यह बताने की कोशिश नहीं की कि वह महक को पसंद करता है, क्योंकि आलोक चाहता था कि महक पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और कुछ बनकर दिखाए, उसके बाद वह उसे अपने दिल की बात बताएगा। यही सोचते आगे बढ़ रहा था और महक के घर पहुंच जाता है। महक के घर वाले महक को ऐसे आलोक की पीठ पर देखते हैं तो वह समझ जाते हैं कि महक जरूर खुश है और उसका रिजल्ट अच्छा आया है, और वह सबसे पहले आलोक को ही बताने के लिए उसके घर चली गई थी। तभी दादाजी महक के पास आकर उसका कान पकड़कर कहते हैं, हमेशा क्यों हमारे आलोक को परेशान करती रहती है? तुझे सीधे सीधे आकर नहीं बताया गया कि तेरा रिजल्ट अच्छा आया है? यह सुनकर महक मुंह बनाकर कहती है, मैंने पहले ही आपसे कहा था, मैं सबसे पहले आलोक को ये खुशखबरी दूंगी। तो आप मुझे फिर क्यों कह रहे हैं? वह अपनी मार्कशीट दादाजी को दिखाकर कहती है, ये देखिए, मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। यह सुनकर दादाजी कहते हैं, वह तो मुझे पहले ही पता चल गया था और मैं समझ भी गया था। कहाँ पर गई होगी? चल आजा, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद रबड़ी जलेबी मंगाई है। यह सुनकर महक जल्दी से आलोक की पीठ से नीचे उतरती है और टेबल की तरफ भागती है। महक को ऐसे भागते देखकर सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और सब महक के पीछे जाते हैं, और फिर महक अपने हाथों से पहले सबका मुंह मीठा करवाती है और फिर सारी रबड़ी जलेबी खुद लेकर बैठ जाती है। यह देखकर आलोक उसके पास जाकर बैठकर कहता है, तू मुझे इतनी दूर से घसीटते हुए लेकर आई है और मैं तेरा बोझ ढोकर लेकर आया हूँ, तो इसमें से आधी मेरी है। यह सुनकर पहले तो महक मुंह बनाती है और फिर कहती है, ठीक है, तो मुझे यहाँ तक उठाकर लेकर आए हो, उसके लिए मैं तुम्हें दे देती हूँ। हमारे घर वाले भी उन दोनों की दोस्ती को अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के करीब हैं, और दादाजी तो ये भी जानते थे कि आलोक महक को पसंद करता है। और इस बात से दादाजी को भी परेशानी नहीं थी, क्योंकि आलोक एक समझदार और सुलझा हुआ लड़का था और उसने अकेले अपने दम पर अपने माता पिता के बाद अपना सारा बिजनेस अपने आप संभाल लिया था और ऊंचाइयों तक भी पहुंचा था। आज उसका अपना एक अलग नाम था। सब आलोक को अच्छी तरह से जानते थे कि उसने अपने पापा के बिजनेस को कहाँ तक पहुंचाया है, इसलिए दादाजी की नज़रों में आलोक महक के लिए एक अच्छा जीवन साथी था। इसीलिए उन्हें भी आलोक और महक की दोस्ती से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दादाजी ये सारी बातें अपने मन में सोच रहे थे, तभी उन्हें महक की आवाज़ आती है, जो आलोक से कह रही थी कि वह उसके साथ उसके रूम में चले, उसे आलोक से कोई ज़रूरी बात करनी है। अभी आलोक महक से कह रहा था कि उसे ऑफिस जाना है, उसकी एक ज़रूरी मीटिंग है, वह उसे शाम को मिलेगा। पहले तो महक मना कर देती है, लेकिन बाद में हाँ कर देती है और उसे कहती है, शाम को मिलेंगे और मैं शाम को ही तुम्हें ज़रूरी बात बताऊंगी। यह सुनकर आलोक हाँ करता है। आलोक उसकी चोटी पकड़कर खींचता है और कहता है, अच्छा बाय, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इतनी देर में अमन और करण भी नीचे आ जाते हैं और वह भी आलोक को देखकर खुश हो जाते हैं। आलोक भी दोनों से मिलकर खुश हो जाता है और फिर उनसे बात करने के बाद वह ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही शाम हो जाती है, लेकिन अब तक आलोक महक के पास नहीं आया था। इस वजह से महक बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और वह इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। तभी वो अपनी बालकनी में आती है तो देखती है कि आलोक के कमरे का दरवाजा खुला है। इसका मतलब आलोक अपने रूम में है। ये देखकर महक को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी बालकनी से ही नीचे उतरकर सीधे आलोक की बालकनी में जाती है और एक पेड़ के सहारे उसके रूम में चली जाती है। इस वक्त आलोक अपनी बेड पर उल्टे मुंह लेटा हुआ था। उसकी पीठ दिख रही थी, क्योंकि उसने शर्ट नहीं पहनी थी और वह गहरी नींद में सो रहा था। शायद ऑफिस के काम की वजह से वह ज़्यादा थक चुका था, इसलिए वो आते ही सो जाता है और वो महक से मिलना भूल जाता है। और महक उसे ऐसे लेटे देखकर गुस्से में बड़बड़ाती है और सीधा आलोक के बेड पर चढ़ जाती है और उसकी पीठ पर बैठ जाती है। अपनी पीठ पर भारी वजन महसूस होते ही आलोक की आंखें खुल जाती हैं। जब वह महक को अपनी पीठ पर बैठे हुए देखता है तो उसे गुस्सा आता है और वह उसे पटक कर बेड पर गिरा देता है और उससे कहता है, कितनी बार कहा है कि ऐसी हरकतें मत किया करो। अगर तुम्हें किसी ने ऐसे मेरे रूम में देख लिया तो कोई गलत समझेगा। यह सुनकर महक कहती है,
तो ये तुम्हारी गलती है। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम यहाँ आकर अपने कमरे में सो रहे हो और तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि महक से जाकर मिल लूं, उसे जरूरी बात करनी है। आलोक कहता है, अरे मैं इतनी थकान हो गई थी, मैं भूल गया। अच्छा ठीक है महक, क्या बात करनी है? बात करते हैं, पहले मैं कपड़े पहन लेता हूँ फिर बात करेंगे। यह सुनकर महक कहती है, नहीं तुम ऐसे भी ठीक लग रहे हो, तुम्हें कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर आलोक की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो महक को हैरानी से देखता है। आलोक की हैरान नजरों को देखकर आलोक से कहती है, इतना क्यों डर रहे हो? फिर वह आलोक के पूरे करीब आकर उसे हक कर लेती है और आलोक से कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद करते हो और मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम कभी भी अपने दिल की बात नहीं कहते। लेकिन तुम ये भूल गए हो, मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ और जब तुम्हारा ये दिल जोर से धड़कता है ना, तो मुझे पता चल जाता है और मेरा दिल भी जोर जोर से धड़कने लगता है। इसलिए अब तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है और मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, तो हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। हम एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। और ये कहने के साथ ही वह आलोक को टाइट से हक कर लेती है। आलोक भी महक की बातें सुनकर ही सदमे में चला गया था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि महक ये जानती है। तभी वह भी महक को टाइट पकड़ लेता है और उसके माथे पर एक किस करके कहता है, इसका मतलब तुम भी मुझसे प्यार करती हो? तो महक हाँ में सिर हिलाती है और कहती है, हाँ मैं भी आपसे बहुत 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 सारा प्यार करती हूँ। कब से यही इंतजार कर रही थी कि आप अपने दिल की बात बताओगे, लेकिन आपने तो अब तक मुझे अपने दिल की बात नहीं बताई। तभी आलोक कहता है, क्योंकि मुझे कुछ दिन बाद मलेशिया जाना है अपने एक प्रोजेक्ट के लिए। वहाँ पर महीना भर लग सकता है। मैं वहाँ से आने के बाद तुम्हें अपने दिल की बात बताऊंगा और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। यह सुनकर मैं खुश होती है और कहती है, वह तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे अपने दिल की बात बता देते, मैं तो कब से तुम्हारा यही सुनने के लिए इंतजार कर रही थी। तभी वो कुछ सोचकर कहती है, तुम अपनी फैमिली वालों को कब बताओगे? यह सुनकर आलोक कहता है, मेरे दादाजी और दादी जी भी जानते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ, तो मैंने ही उन्हें अब तक रोके रखा था कि अभी नहीं। थोड़े दिन बाद तुम्हारे दादाजी हमारी शादी की बात करेंगे। यह सुनकर मैं बहुत खुश होती है और वापस आलोक की पीठ पर चढ़ जाती है और उसके ऊपर ही बैठ जाती है। यह देखकर आलोक कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? तो महक कहती है, क्या कर रही हूँ? अपने होने वाले पति के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो आलोक कहता है, तुम जानती हो जब भी तुम मेरे करीब होती हो तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता और मैं नहीं चाहता कि शादी से पहले हमारे बीच ऐसा कुछ हो जाए, इसलिए मैं तुमसे थोड़ा दूर रहता हूँ। महक को गुस्सा आता है और वह आलोक के गले में अपने हाथ डालकर उसे अपने नजदीक करती है और उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगती है। यह देखकर आलोक भी अपने आप को रोक नहीं पाता है और वह भी महक को नीचे लिटाता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और वह भी उसे किस करने लगता है। थोड़ी देर उसके पूरे चेहरे पर किस करने के बाद आलोक की नजर महक के होठों पर आती हैं, तो आलोक अपने होठ महक के होठों पर रखकर उसे बड़ी शिद्दत से चूमने लगता है। उन दोनों को पता भी नहीं चलता और उन्हें ज्यादा टाइम हो जाता है, जिससे महक को सांस लेने में दिक्कत होती है। तब जाकर एहसास होता है कि उन्हें बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, तो इससे महक को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो आलोक महक को छोड़ देता है और दरवाजे पर खटपट होती है, तो अंदर से बोलता है, हाँ दादी बोलती हैं बेटा डिनर का टाइम हो गया है। यह सुनकर आलोक हाँ कहता है और फिर वो महक से अलग होता है और उसे कहता है, अब क्या करें? अगर तुम ऊपर से नीचे गई तो उनको शक हो जाएगा कि हम दोनों रूम में अकेले क्या कर रहे थे, और मैं अभी ऐसा नहीं चाहता। जब तक मैं घर वालों से अपने रिश्ते के लिए ना बात कर लूं तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जहाँ से आई थी मैं वहीं से चली जाऊंगी। यह सुनकर आलोक की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वह महक की तरफ देखकर कहता है, तुम कहाँ से आई थी? यह सुनकर महक कहती है, मैं बालकनी से आई थी। यह सुनकर आलोक कहता है, अगर तुम्हें चोट लगी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं तुमसे नाराज भी हो जाऊंगा। यह सुनकर महक आलोक के गाल पर किस करती है और उसे कहती है, मुझे कुछ नहीं होगा, नहीं तो घर पर भी सबको पता चल जाएगा मैं घर में नहीं हूँ, क्योंकि घर में डिनर का टाइम हो गया है। और वह दोबारा से उसके बालों को किस करके बाय करके बालकनी की तरफ चली जाती है। आलोक को थोड़ा डर लगता है, लेकिन महक को जाते हुए देखता है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह अपने मन में, ये लड़की बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कर देती है। बताओ, बालकनी से सीधा यहाँ आ गई।
तभी वो देखता है कि महक अपनी बालकनी में चली गई है। फ्लाइंग किस करके अपनी शर्ट पहनकर बाहर आ जाता है। इधर महक भी अपनी बालकनी में जाकर रूम में चली जाती है। तभी महक के दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज होती है, जिसे महक अपने सेंस में वापस आती है और अपने आसपास से देखती है। तो वह देखती है कि वो तो अब तक अपनी पुरानी यादों में खोई हुई थी और वो फिर अपनी यादों से बाहर आ जाती है। फ्लैशबैक एंड। तभी दोबारा से महक को दरवाजे पर खटखट की आवाज आती है। उसे एहसास होता है कि सचमुच उसके दरवाजे पर खटखट हो रही है। वो जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी माँ होती है, जो अपने हाथ में दूध का गिलास लेकर खड़ी हुई थी। महक की तरफ देखकर कहती हैं, तुम आज दूध लेकर आना भूल गई। तुम जानती हो ना, तुम्हें दूध के बिना नींद नहीं आती। यह सुनकर महक हाँ करती है और अपनी माँ को गुड नाइट कहती है और उनके हाथ से दूध का गिलास लेती है और उन्हें सोने के लिए कह देती है। उसकी माँ भी महक के सिर पर हाथ फेर कर कहती हैं, तुम भी सो जाओ, ज्यादा देर तक मत जागना। तुम्हें अस्पताल में पूरे दिन काम करते हुए थक जाती हो, इसलिए रात को जल्दी सोया करो, जिससे तुम्हें थकान नहीं होगी। यह सुनकर महक हाँ करती है। फिर उसकी माँ वहां से चली जाती है तो महक अपना दूध का गिलास लेकर बेड पर आकर बैठ जाती है और अपनी यादों के बारे में सोचते हुए कहती है, मैं अब तक सपना नहीं, पुरानी यादों में ही खोई हुई थी। आई मिस यू आलोक, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। तुम नहीं जानते मैंने तुम्हें कितना मिस किया। यहाँ तक कि 6 महीनों तक मैं अपने होश खो बैठी थी। दादाजी को ही पता है वे मुझे कैसे उसमें से लेकर आए। ये जानती हूँ, अगर मैं दोबारा तुम्हारी यादों में चली गई और अपने आप को नहीं संभाल पाई तो मेरे घर वाले भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यह सोचते हुए आंखों में आंसू आने लगते हैं और वह जोर से रोने लगती है और कहती है, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए आलोक? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? तुम जानते हो, जब भी मैं उस हॉस्टल जाती हूँ तो मुझे तुम्हारी याद आती है, क्योंकि सबसे पहले तुम मुझे वहां लेकर गए थे। तुमने मेरे साथ चीटिंग की है। तुम मुझे छोड़कर चले गए। और वह ऐसे जोर जोर से रोते हुए कब सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह जब महक के दरवाजे पर खटखट होती है तो उसकी आंखें खुलती हैं और वह अपने आप को देखती है तो उसे समझ आता है कि वो रोते रोते ही सो गई थी। फिर वो साइड टेबल पर देखती है तो उसका दूध का गिलास भी वैसा ही रखा हुआ था। दोबारा से ज्योति की आवाज आती है, जो कह रही थी, दीदी आप अब तक उठे नहीं हो, हमें लेट हो जाएगा, जल्दी उठिए। यह सुनते ही महक दरवाजे की तरफ देखती है तो फिर उसे ज्योति की आवाज़ सुनकर कहती है, बस आई ज्योति, 10 मिनट में आ रही हूँ, तुम नाश्ते के लिए चलो, मैं अभी आई हूँ। यह सुनकर ज्योति वहां से चली जाती है और महक अपने आप को संभाल कर उठती है और बाथरूम में चली जाती है। जब महक नहाकर बाथरूम से बाहर आती है तो दोबारा से उसकी नज़र आलोक के घर पर जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर वो अपने आप को संभाल कर रूम से बाहर चली जाती है। जब वह रूम से बाहर जाती है तो देखती है कि आज सब तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर पहले से ही बैठे हैं। सबसे लेट आज महक आई थी। महक को देखकर दादाजी कहते हैं, बेटा क्या हुआ? तुम तो कभी इतनी लेट नहीं उठती, आज इतनी लेट कैसे? यह सुनकर महक कहती है, वह दादाजी, कल रात को नींद नहीं आई थी और मुझे सोने में लेट हो गया, इसलिए मेरी सुबह आंख नहीं खुली। यह सुनकर दादाजी कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, अब जल्दी से नाश्ता करो और चलो हॉस्पिटल चलते हैं। आज मेरी भी बोर्ड मेंबर के साथ मीटिंग है, तो जब तक के लिए तूने मेरा केबिन संभालना पड़ेगा। यह सुनकर महक कहती है, ठीक है दादाजी। महक वापस अपने रूम में जाती है, अपना फोन लेकर बाहर आ जाती है। तभी वह सब बाहर की तरफ जाते हैं तो अंजलि और पायल भी उनकी गाड़ी के पास खड़ी हुई थी। उन्हें देखकर महक कहती है, क्या हुआ, आज तुम्हारी स्कूटी कहाँ गई है? सुनकर वह दोनों कहती हैं, स्कूटी खराब हो गई है और वैसे भी दादाजी का फोन आ गया था, हम सबको साथ में ही हॉस्पिटल जाना है, इसलिए हम यहाँ बाहर तुम सबका इंतजार कर रहे थे। यह सुनकर महक दादाजी की तरफ देखती है तो दादाजी कहते हैं, अरे पहले हॉस्पिटल चलो, वहां जाकर तुम्हें समझाऊंगा कि आज क्या जरूरी काम है। तभी वह सभी गाड़ी में ही बैठ जाते हैं, लेकिन तभी दादाजी उतरकर कहते हैं, मैं दूसरी गाड़ी में आता हूँ, सब इसमें आराम से जाओ। यह सुनकर वह सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि पूरे रास्ते बकवास करती हुई जाती हैं और इससे दादाजी गुस्सा हो जाते हैं। इसलिए वह सभी इस बात से खुश थी कि दादाजी दूसरी गाड़ी से चले गए हैं। दादाजी को रास्ते में कुछ जरूरी काम था, इसलिए अलग गाड़ी में चले गए। उनके पीछे ही अमन और करण भी अपनी गाड़ी में ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। काफी टाइम से ऑफिस में नहीं गए थे, इसलिए उनकी कुछ मीटिंग पेंडिंग पड़ी हुई थी।
इसलिए वह जल्दी से अपने असिस्टेंट को बुलाकर सारी मीटिंग के बारे में पूछते हैं और 2-3 मीटिंग आज के दिन में अरेंज करवा लेते हैं। उसका असिस्टेंट भी हाँ करके और मीटिंग के लिए बात करने चला जाता है। इधर महक और बाकी सब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और फिर वहां जाकर अपने वार्ड में जाकर अपना काम करने लगते हैं। तभी महक के दादाजी वहां पर आ जाते हैं और महक को बताते हैं कि यहाँ के कॉलेज में आज महक को एक लेक्चर अटेंड करने के लिए जाना है। यह सुनकर महक कहती है, लेकिन दादाजी वहां तो आपको जाना था। तो दादाजी कहते हैं, हाँ मेरी जरूरी मीटिंग है, मैंने तुम्हें बताया था मेरी बोर्ड मेंबर के साथ जरूरी मीटिंग है। मीटिंग स्किप नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें मेरे बदले कॉलेज जाना होगा और वहाँ लेक्चर अटेंड करना होगा। तुम अपने साथ पायल को ले जाओ। यह सुनकर महक हाँ कह देती है और पायल को अपने पास बुला लेती है और फिर पायल को सब कुछ समझाती है। तो पायल उसके साथ जाने के लिए हाँ कर देती है। थोड़ी देर बाद वह दोनों वहां से कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। फार्म हाउस में बंदिश भी उठ चुका था। अपनी जिम से बाहर आता है तो उसे शेर खान नजर आता है। शेर खान उसे देखकर कहता है, सर अब क्या करना है, ऑफिस चलना है या सीधा? यह सुनकर बंदिश अपना बदन तौलिए से पहुंचते हुए कहता है, अब कोई ऑफिस का काम नहीं, जब तक वह मेरे सामने होगी। सीधे हॉस्पिटल चलने की तैयारी करो, मैं अभी 10 मिनट में आता हूँ। यह कहने के बाद बंदिश अपने रूम में चला जाता है और जल्दी से तैयार होकर नीचे आता है। तभी शेर खान उसे नाश्ता करने के लिए कहता है। पहले तो बंदिश मना कर देता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर बैठ जाता है और नाश्ता करता है। जल्दी जल्दी अपना नाश्ता खत्म करके बिना किसी और की तरफ देख सीधा अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। बंदिश की गाड़ी में बैठते ही शेर खान भागकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। तभी उनकी गाड़ी वहां से फुल स्पीड में निकल जाती है। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी तारा देवी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है। गाड़ी के रुकते ही पीछे वाली गाड़ी से एक बॉडीगार्ड जल्दी से बाहर आता है और बंदिश की गाड़ी का दरवाजा खोलता है। उससे बंदिश बाहर निकलता है। उसके साथ ही बाहर आता है बंदिश। थोड़ी देर तक अस्पताल को ध्यान से देखता है। तारा देवी हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल को देखते हुए अस्पताल के अंदर जाने लगता है। तभी शेर खान आगे जाकर रिसेप्शन से डॉक्टर महक के बारे में पूछता है तो वह महक का ऑफिस बता देती हैं। महक के ऑफिस के बारे में सुनकर पता नहीं क्यों बंदिश के दिल की धड़कन तेज होने लगती है और वह अपने दिल पर हाथ रख लेता है। अपने दिल पर हाथ रखने के बाद वह उसे शांत करता है। फौरन शेर खान को ऑफिस की तरफ जाने के लिए कहता है। तो दोनों जल्दी जल्दी से महक के ऑफिस की तरफ जाते हैं। ऑफिस में जाने के बाद वो चारों तरफ देखते हैं, उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। तभी वहां पर एक नर्स आती है तो उससे शेर खान महक के बारे में पूछता है। नर्स उन्हें बताती है कि आज महक मैडम यहाँ नहीं है, वह आई थी लेकिन वह यहाँ से चली गई है। ये सुनकर बंदिश को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में कुछ करने वाला होता है। शेर खान उसे रोक लेता है और इशारे से शांत रहने के लिए कहता है। फिर वह कहता है कि किसे पता होगा कि महक कहाँ मिलेगी। यह सुनकर वह नर्स थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है, ये तो हमारे डीन सर को पता होगा, उन्होंने ही महक को किसी काम से बाहर भेजा है। सुनकर शेर खान उनके ऑफिस का पता पूछता है और वह दोनों जल्दी से महक के दादाजी के ऑफिस के बाहर चले जाते हैं। ऑफिस के बाहर जाने के बाद शेर खान बंदिश की तरफ देखकर कहता है, आप थोड़े से शांत रहना, मैं उनसे अपने तरीके से बात कर लूंगा। यह सुनकर बंदिश गुस्से में शेर खान की तरफ देखता है, लेकिन फिर कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर बाद वह दोनों दरवाजा नॉक करके अंदर चले जाते हैं। अंदर उन्हें दो बुजुर्ग आदमी बैठे हुए दिखाई देते हैं। उनमें से महक के दादा रणवीर शेखावत शेर खान की तरफ देखकर कहते हैं, कहिए आपको किसी से मिलना है? यह सुनकर शेर खान कहता है, सर हमें डॉक्टर महक से काम है। वह कहाँ मिलेंगी? यह सुनकर दादाजी कहते हैं, वह किसी जरूरी काम से गई हैं। आपको जो भी परेशानी है आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी परेशानी दूर करने की कोशिश करूंगा। यह सुनकर बंदिश को गुस्सा आने लगता है और एक शब्द में ही जवाब देता है, हमें महक से काम है, महक से ही मिलना है। यह सुनकर दादाजी की आंखें छोटी हो जाती हैं और वह घूरकर बंदिश की तरफ देखते हैं, लेकिन बंदिश को कोई फर्क नहीं पड़ता। माहौल को बिगड़ा हुआ देखकर शेर खान आगे जाकर कहते हैं, सर बात यह है, हमें किसी को चेकअप करवाना है और हमसे कहा गया कि डॉक्टर महक से ही इलाज करवाना है। हमें सिर्फ डॉक्टर महक को ही दिखाना है। दादाजी कहते हैं, लेकिन महक इस वक्त अस्पताल में नहीं है। सर आप हमें बता दीजिए वह हमें कहाँ मिलेंगी, हम उनके पास जाकर उनसे बात कर लेंगे। वैसे भी पेशेंट यहाँ आ नहीं सकता तो हमें महक को वहीं लेकर जाना पड़ेगा। यह सुनकर दादाजी थोड़ा परेशान होते हैं,
फिर वह सोचते हैं कि पेशेंट की तबीयत खराब होगी, इसीलिए इतने हाइपर हो रहे हैं। दादाजी उन्हें बता देते हैं कि मैं कॉलेज में लेक्चर देने के लिए गई है। आज उसका वहाँ पर एक लेक्चर है, जिसके लिए महक को जाना जरूरी था। ये सुनकर शेर खान उस कॉलेज का नाम और एड्रेस नोट कर लेता है और दादाजी से थैंक यू कहकर वहां से जल्दी से निकल जाते हैं। उनके यहाँ से जाते ही दादाजी को कुछ लगता है और वे अपने सामने बैठे उस इंसान से कहते हैं, क्या ये लोग कुछ गड़बड़ नहीं लग रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग सही नहीं है और मैं महक का पता बताकर कुछ गलत कर दिया। ये सुनकर सामने बैठे दादाजी के दोस्त उन्हें समझाते हैं, तुम ज्यादा सोच रहे हो। वैसे भी हमारी महक कितनी अच्छी डॉक्टर है कि हर कोई उससे ही इलाज करवाना चाहता है। इसलिए तुम अपने आप को शांत रखो और इतने परेशान मत हो। महक अपने आप सब संभाल लेगी। यह सब सुनकर दादाजी थोड़े से रिलैक्स होते हैं, लेकिन अभी भी उनको पता नहीं क्यों चिंता हो रही थी। लेकिन तभी उन्हें एक प्यून बुलाने के लिए आता है और कहता है, सर आपकी मीटिंग का टाइम हो गया है। यह सुनकर दादाजी खड़े हो जाते हैं और उनके साथ उनके दोस्त भी, और वह दोनों वहां से मीटिंग रूम की तरफ चले जाते हैं। इधर बंदिश और शेरखान फुल स्पीड में अस्पताल से बाहर आते हैं। रास्ते में दो चार लोगों को डर भी लगता है और वह गिर जाते हैं। उन्हें चोटें भी लगती हैं, लेकिन इससे बंदिश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तेजी से जाकर गाड़ी में जाता है। उसके साथ शेरखान भी जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है। शेरखान जानता था कि अगर उसने जाने में थोड़ी सी भी देर कर दी अभी, तो बंदिश उसे वहीं छोड़कर चला जाएगा। यही सोचते हुए जल्दी से गाड़ी में बैठता है और गाड़ी फुल स्पीड में उस कॉलेज की तरफ भगा देता है। इधर बंदिश अपने मन में सोचता है, आखिर तुम्हारे नाम से तुम्हारे रहने वाली जगह से ही मुझे कितनी बेचैनी होने लगी है कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अब मुझे जल्द से जल्द तुम तक पहुंचना है और मुझे मेरे सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। इधर शेर खान तो अपने मन में सब सोच रहा था कि बंदिश को लड़कियों से एलर्जी है। वह लड़कियों के पास तक नहीं जा पाता, फिर भी पता नहीं क्यों वह इस लड़की के पीछे पड़े हुए हैं। उस लड़की के करीब जाते ही इनकी एलर्जी दोबारा से हो गई तो इनकी तबीयत दोबारा खराब हो सकती है। लेकिन ये मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। मुझ में भी उनका गुस्सा सहने की हिम्मत नहीं है। यही सोचते हुए वह अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। कॉलेज में महक और पायल दोनों मिलकर पहले कॉलेज के डीन और बाकी प्रोफेसर से मिलती हैं और उनसे कुछ बातें करती हैं और फिर उस क्लास की तरफ चली जाती हैं जहाँ पर उन्हें लेक्चर देना था। पायल दूसरी क्लास में चली जाती है क्योंकि कुछ प्रोफेसर ने पायल को भी लेक्चर देने के लिए मना लिया था। तो पायल भी उनकी बात मान जाती है और वो भी अपनी क्लास की तरफ लेक्चर देने के लिए चली जाती है। इधर महक एक क्लास में आकर पहले सब बच्चों से बातें करती है, उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देती है और बाद में उन सबको लेक्चर स्टार्ट कर देती है और उन्हें उनके क्वेश्चनों के आंसर भी देती है। ऐसे ही महक को 1 घंटा हो जाता है। तभी उसे बाहर से गोलियां चलने की आवाज आती है तो सारे बच्चे डर जाते हैं। मैग भी बाहर आकर देखती है तो उसे ग्राउंड में काफी सारे बॉडीगार्ड ब्लैक ड्रेस पहने नजर आते हैं और वह वहां पर अपने हाथों में बड़ी बड़ी गन लेकर खड़े हुए थे। उनको देखकर मैग भी एक बार तो डर जाती है, लेकिन फिर वह उनकी तरफ देखकर कहती है, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? तभी वह देखती है कि उनके बीच से एक हट्टा कट्टा इंसान बाहर निकलता है जिसने ब्लैक शेड्स लगाए हुए थे और उसकी हल्की दाढ़ी थी और वह दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। तो उसको देखकर एक बार तो सारी लड़कियां अपने दिल पर हाथ रखती हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है, क्योंकि वहां पर कई सारे गार्ड नीचे घायल पड़े हुए थे। उन सबको देखकर वहां के प्रोफेसर और बच्चे भी डर जाते हैं, क्योंकि अब तक सारे कॉलेज में अफरा तफरी मच चुकी थी और सब ग्राउंड की तरफ ही देख रहे थे। उनके बीच से बंदिश निकल कर आता है और सीधा मैक के सामने खड़ा हो जाता है और वो मैक को ऊपर से नीचे तक देखता है। मैक ने आज एक वाइट कलर का अनारकली सूट पहने हुए था। इसमें वह बहुत ही सुंदर लग रही थी और उसके लंबे बालों की एक लंबी सी चोटी उसकी कमर तक आ रही थी और उसके माथे पर एक छोटी सी वाइट कलर की बिंदी लगी हुई थी और उसके होठों पर हल्के पिंक कलर की लिपस्टिक लगी हुई थी, जिसमें मैक बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी और उसने अपनी आंखों में गहरा काजल डाला हुआ था। इससे उसकी हेजल आंखें और भी बड़ी और गहरी लग रही थीं। उसकी आंखों में कोई भी देखे तो उनमें ही खो जाए। बंदिश मैक को एकटक देखता रहता है। इससे मैक थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है और वह वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बंदिश उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लेता है, जिससे मैक बंदिश के सीने से आकर लग जाती है। मैक के सीने से लगते ही बंदिश के दिल की धड़कन और तेजी से दौड़ने लगती है
और उसे समझ में नहीं आता कि वह क्या करे और उसे हो क्या रहा है। वह छटपटाने लगती है और बंदिश को धक्का देकर अपने से अलग करती है। लेकिन बंदिश इतना पावरफुल और इतना हट्टा कट्टा शरीर वाला इंसान था कि महक उसे हिला तक नहीं पा रही थी। वह लगातार बंदिश को धक्का देने की कोशिश से इरिटेट हो जाता है और महक को अपनी गोद में उठाकर ले जाने लगता है। इससे महक अपने हाथ पैर चलाती है और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे कोई असर नहीं पड़ता। ये सब दूर खड़ी पायल देख रही थी। वह भाग कर आती है और महक को छुड़ाने के लिए भागती है, लेकिन बंदिश के बॉडीगार्ड उसे वहीं रोक लेते हैं, महक के पास नहीं जाने देते। ये सब देखते हुए महक जोर से चिल्लाती है, तुम कौन हो और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम मुझे ऐसे कहाँ लेकर जा रहे हो। उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता है। तभी वहां पर और भी गार्ड्स आते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बंदिश के गार्ड उन्हें पहले ही जख्मी कर देते हैं। उनके पैरों पर गोली मारते हैं, जिससे वह लोग वहीं गिर जाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। ये सब देखते हुए वहां पर खड़ा हर इंसान डरने लगता है। महक को भी डर लगता है। वो बुरी तरह से रोने लगती है और बंदिश की पीठ पर मारने लगती है ताकि बंदिश उसे छोड़ दे। लेकिन बंदिश पर महक की मार का कोई भी असर नहीं हो रहा था। इसके आगे आगे शेर खान भी अपनी गन लेकर चल रहा था ताकि कोई भी उनके सामने से ना आ सके। ये देखते हुए वहां के कुछ प्रोफेसर और डीन आपस में बातें करते हैं और फिर महक के दादाजी को फोन करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन इतनी देर में वो देखते हैं कि बंदिश महक को लेकर वहां से जा चुका था। नेक्स्ट पार्ट।